चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं रिवीजन अपना एनपीओ का, राइट। सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जो कि प्रॉफिट मोटिव से नहीं बनता है। इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तीन चीज़ें आती हैं। एक आता है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि आपका कैश बुक का ही समराइज्ड होता है, समराइज्ड पार्ट होता है। हम लोग इसको समरी ऑफ कैश बुक भी बोलते हैं। फिर एक आता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक आता है आपका बैलेंस शीट। तो बेसिकली तीन चीज़ें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, राइट। अब इसके अंदर मैं बात करूं तो हमें सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को समझ लेना चाहिए। जैसे पहले मैंने आपको पहले लाइन में समझाया कि दिस इज नथिंग एल्स बट दिस इज समराइज्ड, क्या है? समराइज्ड कैश बुक, राइट। कैश बुक की एक प्रकार से क्या है? समरी है। ये आपका हुआ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है समराइज्ड कैश बुक। तो ये हम लोग बनाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। इसके अंदर में आपके डेबिट साइड में पूरे रिसिप्ट्स आएंगे टोटलिटी में। जैसे अलग अलग इनकम के सोर्सेस होते हैं एनपीओ के, जैसे एनुअल सब्सक्रिप्शन हो गया, लाइफ मेंबरशिप फीस हो गया, डोनेशंस हो गया। इनको क्यूमुलेटिवली हम लोग लिखते हैं। हमको साल भर में एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना मिला, लाइफ मेंबरशिप फीस कितना मिला, डोनेशंस कितना मिला, ये हम क्यूमुलेटिवली लिखते हैं। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज समराइज्ड कैश बुक। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं समराइज्ड कैश बुक, राइट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हुआ हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें कैपिटल नेचर का आइटम हो, रेवेन्यू नेचर का आइटम, उससे कोई मतलब नहीं है। मगर रिसिप्ट साइड में आएगा आपका रिसिप्ट, जो भी आपको पैसा रिसीव हुआ, और पेमेंट साइड में आएगा आपका पेमेंट। बहुत ही सिंपल होता है और आमतौर पर ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन होता है। आपको इस रिसिप्ट एंड पेमेंट की मदद से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, राइट। तो बेसिकली जैसे एक एग्जाम्पल भी अपने को दिया हुआ, इसमें अपने को अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, सबको जोड़ करके हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना था, राइट। आते हैं मेनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर। ये जस्ट लाइक पीएल होता है, ठीक है। मगर एनपीओ केस में हम लोग उसको पीएल नहीं बुला करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर बुलाते हैं। इनकम आपका क्रेडिट साइड आता है, एक्सपेंडिचर आपका डेबिट साइड आता है। अब इनकम बड़ा, एक्सपेंडिचर छोटा, तो ये क्या आएगा आपका? सरप्लस। और एक्सपेंडिचर बड़ा, इनकम छोटा, क्या आएगा आपका? डेफिसिट। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? ये होता है आपका। अच्छा, इसमें केवल और केवल रेवेन्यू नेचर के आइटम्स आते हैं। कैसे आते हैं? रेवेन्यू नेचर के आइटम्स। रेवेन्यू नेचर से मतलब क्या हुआ? ऐसे आइटम जो कि रिकरिंग होते हैं। कैसे होते हैं? रिकरिंग। ऐसे आइटम्स जो कि हमारे क्या होते हैं? रिकरिंग, हर साल बार बार होने वाले होते हैं, रिकरिंग आइटम्स होते हैं। वो आइटम्स हमारे किसके अंदर में आते हैं? आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर में आते हैं। नॉन रिकरिंग आइटम्स इसके अंदर में नहीं आते। तो कोई भी आइटम आपका रेवेन्यू नेचर का है तभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, रेवेन्यू नेचर का नहीं तो फिर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। फिर देखो, अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि एक एनपीओ के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या होती है, और फिर हम लोग ये देखेंगे कि वो रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है, और फिर उसके बेसिस पर हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि वो कहाँ पर आना चाहिए। इसके अंदर में जैसे अलग अलग आइटम्स जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आइटम है हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन। क्या है? एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो ये एनुअल सब्सक्रिप्शन जो कि हर साल एक एनपीओ को अपने मेंबर्स से मिलता है और इसी की बदौलत एनपीओ चलता भी है। ये एनुअल सब्सक्रिप्शन एक रिकरिंग नेचर का आइटम हो गया। किस नेचर का आइटम हो गया? रिकरिंग। दिस इज अ रिकरिंग नेचर आइटम। किस नेचर का? रिकरिंग। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपके इनकम साइड आता है, राइट। फिर हम लोग बात करें लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में। ये हर मेंबर अपने लाइफ टाइम में केवल एक ही बार देता है। लाइफ मेंबरशिप फीस ये आपका एक नॉन रिकरिंग आइटम हो गया। कैसा हो गया?
नॉन रिकरिंग आइटम हो गया, दिस इज नॉन रिकरिंग आइटम, और इसीलिए ये हमारा कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। बैलेंस शीट कहाँ पर, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जैसे हम लोग आमतौर पर कैपिटल बोलते हैं, मगर इसमें जो मेंबर्स का पैसा होता है उसको हम लोग कैपिटल फंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड। इसमें प्रॉफिट की जगह पर हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं सरप्लस, और लॉस की जगह पर वर्ड यूज़ करते हैं डेफिसिट। तो इसी तरीके से कैपिटल की जगह पर वर्ड यूज़ करते हैं कैपिटल फंड। फिर अगर बात करें हम लोग, तीसरा टर्म हमें समझना है डोनेशन। क्या है, डोनेशन। ठीक है, डोनेशन क्या हुआ, डोनेशन जो कि किसी भी एमपीओ को एक मतलब कुछ दान मिला। ठीक है, ये डोनेशन एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका जनरल, एक होता है आपका स्पेसिफिक। जो स्पेसिफिक डोनेशन हुआ, जो स्पेसिफिक डोनेशन हुआ, ये तो किसी स्पेसिफिक काम के लिए मिला है, ये नॉन रिकरिंग हो जाएगा। इसीलिए आप इसको क्या करोगे, बैलेंस शीट में तो लिखोगे, लायबिलिटी साइड में भी लिखोगे, मगर इसको सेपरेटली रिकॉर्ड करोगे। इसको आप क्या करोगे, सेपरेटली रिकॉर्ड करोगे। उसी में आप इसको कैपिटल फंड में ऐड या माइनस मत करना, आप इसको सेपरेटली लिखना। जैसे आपको डोनेशन में बिल्डिंग के लिए, कुछ और चीज़ों के लिए, फिर आप इसको सेपरेटली करोगे। इनफैक्ट हम लोग अभी फंड बेस्ड अकाउंटिंग में मैं सिखाऊंगा, राइट। जनरल के अंदर में दो कैटेगरीज ऑफ डोनेशंस होते हैं, एक होता है स्मॉल अमाउंट या रेगुलर अमाउंट भी इसको हम लोग कह सकते हैं, और एक होता है बिग अमाउंट। जो स्मॉल अमाउंट का डोनेशन होता है, ये एक एनपीओ को रेगुलरली हर साल मिलता रहता है, और ये क्योंकि हर साल मिलता रहता है, इसीलिए ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड आता है, राइट। जबकि बिग अमाउंट का जो होता है वो हर एनपीओ को हर साल नहीं मिलता है। बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट यहां पर आता है। ठीक है, फिर एक आता है हमारा क्या, इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड क्या होता है, ये भी किसी स्पेसिफिक किसी चीज़ के लिए आपको मिलता है। ठीक है, तो ये भी एक स्पेसिफिक हो गया, इसलिए आप इसको भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में इसको भी आप सेपरेटली ही लिखते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर एक होता है आपका लेगेसी। लेगेसी क्या होता है, कोई मर गया, मरने के बाद उसने अपनी वसीयत छोड़ दिया। हर कोई मरते समय वसीयत नहीं दे करके जाता है, तो लेगेसी भी कहाँ पर आ जाता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। मगर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, अनलेस एंड अनटिल उसने ये ना बोला हो कि ये इसी काम में यूज़ होगा। ठीक है, लेगेसी मतलब कोई अपने डेथ के समय वसीयत, वसीयत को कहते हैं लेगेसी। वसीयत, उसने अपनी वसीयत में एनपीओ के नाम पर सब कुछ कर दिया। जैसे बिल गेट्स ने अपनी वसीयत में एनपीओ के नाम पर ही सब कुछ कर दिया था। तो अब हर बार बिल गेट्स जैसे इंसान पैदा नहीं होंगे, और हर रोज़ बिल गेट्स जैसे इंसान मरते नहीं हैं, मरे नहीं हैं, मगर जब भी वो जाएंगे तो उन्होंने अपनी वसीयत पहले से लिख के रख दिया। समझ में, उनके बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा, नहीं पूरा कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। चलो उसको बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो बिल गेट्स की बात हो गई, लेगेसी की बात हो गई। और क्या आता है, एक आता है आपका, नहीं सब्सक्रिप्शन तो हम लोगों ने क्लियर था। एक आता है एडमिशन फीस, एंट्रेंस फीस, राइट। अब ये एंट्रेंस फीस के रिगार्डिंग दो व्यू हैं। क्या, कुछ लोग इसको कैपिटल मानते हैं, कुछ लोग इसको रेवेन्यू मानते हैं। तो ये दो व्यूज़ हैं। आप इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में भी दिखा सकते हो, या इसको बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में, कैपिटल फंड में
ऐड भी कर सकते हो। दोनों में से जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। हालांकि हमें एक स्टैंडर्ड एजम्पशन मानना पड़ता है, और हम लोग स्टैंडर्ड एजम्पशन हमारे बुक में क्या दिया हुआ है, नहीं, शायद बैलेंस शीट का दिया हुआ है, ठीक है। आप मगर जो भी चीज़ मानना आप उसको लिख देना कि इट हैज़ बीन एज्यूम्ड। अगर आपको देता है तब तो फिर ठीक है, नहीं देता तो फिर आप एजम्पशन लिख देना। दोनों में से कोई भी मान सकते हो, मगर उसका एजम्पशन लिख देना। दोनों ही आंसर्स आपके करेक्ट ही माने जाएंगे। एक और होता है जो कि अपना इनकम से जुड़ा हुआ नहीं होता है, वो होता है ऑनोरेरियम। क्या आता है, ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम का मतलब होता है इन ऑनर ऑफ, किसी के सम्मान में। ये एक्चुअली होता है एक एक्सपेंस, जैसे डॉक्टर्स, अलग अलग प्रोफेशनल्स एनपीओ में जाते हैं और जाकर के अपनी सेवाएं वहाँ पर एनपीओ को देते हैं। तो ये उनके ऑनर में, उनके सम्मान में एनपीओ को कुछ ना कुछ मतलब उनको देना पड़ता है, उन प्रोफेशनल्स को देना पड़ता है, राइट। तो ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम इज़ एन एक्सपेंस, और ये कहाँ पर आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंस साइड में। मेरे हिसाब से मेरी बात क्लियर है, तो फिर आगे बढ़े। एक बार मैं स्पेशल आइटम्स देख रहा हूँ क्या क्या है। डोनेशंस हो गया, एंट्रेंस फीस एंड एडमिशन हो गया, सब्सक्रिप्शन आपको बता दिया मैंने, लाइफ मेंबरशिप फीस आपको मैंने बता दिया है, एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड, ये भी हो गया है, लेगेसी हो गया, लाइफ मेंबरशिप फीस हो गया है, इंडोमेंट फंड मैंने आपको बता दिया, ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड प्रोडक्ट बता दिया। देखिए फिक्स्ड एसेट्स है, ये सब चीज़ें तो फिर सिंपल है। ओल्ड न्यूज़पेपर से तो आपकी इनकम हो गया, और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट है, मगर ये आपका रिसिप्ट पेमेंट में जाएगा, इसका जो प्रॉफिट लॉस होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पर मुझे 2-3 आइटम्स के ऊपर में बहुत फोकस करना है। तो क्योंकि हम लोग रेवेन्यू और कैपिटल ये सब आइटम समझ गए कि ये सब क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं, तो अब बस यहाँ पर हम लोग फोकस करेंगे, क्या ध्यान समझिएगा, कि कौन सा कितना पैसा मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए और क्या चीज़ें। तो हम बेसिकली बात करने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो एनुअल सब्सक्रिप्शन के अंदर में मेरा कितना पैसा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो फिर ये आप अमाउंट उठाते हो, अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, आपको साल भर में कितना पैसा रिसीव हुआ है। अब आप इसमें ऐड करते हो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, समझ में आ रहा है कि नहीं, लेस करते हो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर ऐड हम लोग करते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर, और लेस करते हैं हम लोग क्या, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन करंट ईयर। ये आ जाता है क्या, इनकम फ्रॉम एनुअल सब्सक्रिप्शन, समझ में आ रहा है। तो एनुअल सब्सक्रिप्शन से जो इनकम आती है हमारी कैसे आएगी, अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जो पैसा हमको मिला साल भर में, वो ऐड करते हैं हम लोग क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का, लेस करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का जो हमको इस साल मिला है, ऐड करते हैं हम लोग एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर ऑफ लास्ट ईयर, लेस करते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का, मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस इस साल का आउटस्टैंडिंग प्लस, मगर पिछले साल का एडवांस प्लस और इस साल का एडवांस माइनस,
ये करते हैं इनकम फ्रॉम एनुअल सब्सक्रिप्शन आता है। अब इसमें एक बात ध्यान में रखने की है कि ये फॉर करेंट ईयर है, फॉर करेंट ईयर रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ध्यान समझिएगा कि अगर मेरा एनुअल सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल का बकाया था, जो लास्ट ईयर का जो मेरा आउटस्टैंडिंग था, अरे सॉरी उल्टा बोल लगते ना, इसमें नहीं आएगा, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर नहीं आएगा, सॉरी। लास्ट ईयर का अगर मेरा बकाया था मान लो 10,000 रुपये, और उसमें से मुझे केवल रिसीव हुआ है लास्ट ईयर का 8,000 रुपये, तो बकाया कितना था और मिला कितना? तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे कितना? पिछले साल का जितना हमें मिला है, नहीं दीदी, पिछले साल का जितना हमें मिला है, पिछले साल का हमें कितना मिला है? 8,000। कितना मिला है? पिछले साल का बकाया कितना था? 10। पिछले साल का, फिर से सुनिएगा, पिछले साल का कितना बकाया था? इस साल के शुरुआत में पिछले साल का कितना बकाया था? 10। मगर पिछले साल का जो इस साल अभी तक मिला है वो कितना है? 8। तो हम यहाँ पर जो ऐड करेंगे, जो लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, वो 10 या 2 नहीं करेंगे, जो पिछले साल का बकाया जो हमें इस साल मिल गया, और वो कितना है? 8,000। तो हम 8,000 रुपये को यहाँ पर क्या करेंगे? 8,000 रुपये को हम यहाँ पर लेस करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा आउटस्टैंडिंग है कब का, ये तो लास्ट ईयर का हो गया, इसमें सभी भी 2,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है। अब हमको कहता है कि करंट ईयर में हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर में टोटल बकाया है लेट्स से 15,000 रुपये। ये टोटल आउटस्टैंडिंग आप कैसे समझ में आएगा? यहाँ पर लिखेगा एज ऑन या एज एट। क्या लिखेगा? एज ऑन या एज एट। मान लो लिखता है एज ऑन या एज एट। कितना है टोटल बकाया? 15,000। राइट, बात समझ में आ रहा है कि टोटल आउटस्टैंडिंग एज ऑन या एज एट कितना लिखता है? 15,000 रुपये। तो एज ऑन या एज एट लिखता है आपको कितना? 15,000। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। तो एज ऑन या एज एट हमको लिखता है अगर 15,000 रुपये, इसका मतलब हुआ कि पिछले साल का भी 2,000 रुपये नहीं मिला था। तो केवल अगर हम लोग बात करें कि इस साल का बकाया कितना हो गया? 13,000। तो अब आप ऐड कितना करोगे? 13। ऐड कितना करोगे? 13। मगर अगर आपको यहाँ पर लिखता है कि करंट ईयर ये आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, क्या लिखता है? 15,000। तो मतलब ये 15,000 रुपये केवल किसका है? पिछले साल का इसमें 2,000 रुपये जोड़ा, तो अब आप कितना प्लस करोगे यहाँ पर? 15,000 लिखता है। टोटल फिगर लिखता है, टोटल एज ऑन। टोटल एज ऑन लिखता है मतलब क्या? उसमें 2,000 रुपये पिछले साल का जोड़ दिया है। और अगर केवल फॉर लिखता है तो मतलब पिछले साल का नहीं जोड़ा है, केवल इसी साल का है। तो अगर पिछले साल का उसमें जोड़ करके बता रहा है तो उसमें से पिछले साल के इफेक्ट को आप माइनस करोगे। क्या करोगे? माइनस। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो ठीक है, तो फिर आके बात करें। एनुअल सब्सक्रिप्शन क्वेश्चंस में आपको मांगता है बेटा, अगर मांगेगा तो फिर आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आपसे अकाउंट मांगे तो फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है। अब एनुअल सब्सक्रिप्शन में जो आप अकाउंट बनाओगे ना, वो समझना ध्यान से। अगर अकाउंट अगर आप बनाते हो तो फिर एनुअल सब्सक्रिप्शन का इनकम का अकाउंट है। तो जो अमाउंट रिसीव्ड है या जो आइटम्स मैं आपको सिंपल बोलूँ, जो आइटम्स आपके ऐड में हैं वो आइटम्स आपके क्रेडिट में आ जाएंगे। कहाँ पर आ जाएंगे? और जो लेस वाले आइटम्स हैं वो आपको कहाँ पर आ जाएंगे? डेबिट साइड में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये फॉर्मेट आप देख करके आप अकाउंट भी इसलिए बना ले जाओगे। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये फॉर्मेट आप देख लोगे तो फिर आप अकाउंट भी इसलिए बना लोगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये ध्यान समझिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, हमको बैलेंस शीट में भी अमाउंट लिखना पड़ता है। तो बैलेंस शीट में हम लोग दो बनाते हैं, एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं और एक, हालांकि ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग तभी बनाते हैं जब हमको ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दिया रहता है, जो कि नहीं दिया रहता है अधिकतर क्वेश्चंस में। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर में हमारा यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर भी आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन।
ये टोटल आता है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्योंकि वो हमारे लिए एक तरीके से लायबिलिटी होता है। यहाँ पर भी आ जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शीट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो फिर हमारा 10,000, ठीक है। अच्छा, अगर जो मैंने लिखा था यहाँ पर एज ऑन, मान लो एज ऑन लिखा हुआ है 15,000, तब तो यहाँ पर 15,000 आ जाएगा। मगर फॉर लिखा होता, फॉर करेंट ईयर या फॉर का ईयर देता, तो इसका मतलब है 15,000 रुपये तो केवल इस साल का है, इस 15 में 2,000 रुपये और ऐड करेंगे, तो फिर यहाँ पर फिर फिगर फिर कितना आता है हमारा। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। एडवांस में कोई लोचा नहीं होगा। मेन लोचा क्या चीज़ में होगा, आउटस्टैंडिंग। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर ये क्लियर है देन वी कैन जस्ट रन थ्रू द टॉपिक्स नाउ। अच्छा, सिमिलर ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं एक्सपेंसेस के लिए भी। एक्सपेंसेस के लिए भी अमाउंट टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है कि नहीं। अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये आपको कहाँ से मिलेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में, राइट। फिर ऐड करोगे आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ करेंट ईयर, लेस करोगे आप एक्सपेंस होगा ना, ऐड करोगे क्या, प्रीपेड बोल सकते हो, एडवांस बोल सकते हो, ऑफ और क्या हो जाएगा, एक्सपेंस टू बी समझ में आ रहा कि नहीं। अच्छा, बैलेंस शीट के अंदर में जो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो एक लायबिलिटी है, और जो एडवांस में एक्सपेंस है वो एक एसेट है। आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ जाए। ओके, ठीक है। अब एक आता है कंज्यूमेबल गुड्स। क्या आता है, कंज्यूमेबल गुड्स। जैसे एनपीयू में बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जो कि कंज्यूमेबल नेचर के होते हैं, जैसे स्टेशनरी हो गया, स्पोर्ट्स आइटम हो गया, ये सब कैसे नेचर के आइटम्स हैं, दे आर कंज्यूमेबल नेचर आइटम्स, राइट। तो जो कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं उनके लिए आप क्या करते हो, उनके लिए आप लिखते हो परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक, लेस करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। क्या आ जाएगा, अमाउंट टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है। अच्छा, परचेज ड्यूरिंग द ईयर कैसे निकलेगा, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। परचेजेस कभी कभी आपको गिवन होता है,
बट इफ परचेज ऑफ गुड्स इज नॉट गिवन, ठीक है, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर, या आउटस्टैंडिंग पेमेंट या आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर, समझ में आ रहा है कि नहीं, आउटस्टैंडिंग से लिख लीजिए, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर। गलत कर दिया ना, आउटस्टैंडिंग हमेशा कौन सा वाला ऐड होता है, करंट ईयर का, लेस करते हैं आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, इसमें ऐड करते हैं हम लोग एडवांस, कुछ प्रीपेमेंट कुछ एडवांस दिया हुआ है लास्ट ईयर, और लेस करते हैं क्या, एडवांस ऑफ करंट ईयर, ये क्या आएगा निकल करके, आई होप दिस इज ओके विथ एवरीवन। आगे बढ़ जाएं क्या, अच्छा इसमें बैलेंस शीट में कौन सा आइटम कहाँ पर आएगा वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग को केवल बताएं, अगर ये आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स का है तो ये हमारा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आएगा, जबकि ये एडवांस हमेशा हमारा एसेट में आएगा। अब ओपनिंग है तो फिर ओपनिंग के बैलेंस शीट में आ जाएगा, क्लोजिंग है तो फिर क्लोजिंग के बैलेंस शीट में आ जाएगा। जो ये परचेज, ये तो परचेज तो कहीं पर नहीं आएगा, बेसिकली ओपनिंग स्टॉक है ये आपका एसेट साइड में आएगा। अब ओपनिंग है तो फिर ओपनिंग बैलेंस शीट में, और क्लोजिंग है तो फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अच्छा बस अब एक आखिरी चीज़ एक समझ लो, और फंड बेस्ड अकाउंटिंग, वैसे मेरे हिसाब से फंड बेस्ड अकाउंटिंग शायद आपको आपके इसमें नहीं है, मैं एक बार देख लेता हूँ तो फिर मैं आपको फिर फंड बेस्ड अकाउंटिंग में फिर बताता हूँ। है तो देखिए फंड बेस्ड अकाउंटिंग इज नथिंग एल्स बट हम लोग एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए कुछ फंड्स बना रहे हैं। जैसे हमको मैच के लिए फंड मिला, मैच फंड मिला, टूर्नामेंट फंड मिला, ऐसे किसी ना किसी चीज़ों के लिए हमको फंड मिला, राइट। तो ये हमारा आता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सेपरेटली, समझ में आ रहा है। अब आप इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे ये समझना। मान लो अगर मुझे मैच के लिए फंड मिला है तो मैच फंड इधर आ गया मेरा, ओपनिंग प्लस कर दोगे आप लोग क्या, ओपनिंग आ गया प्लस डोनेशंस कुछ आ गया, कुछ अमाउंट रिसीव्ड आ गया, लेस आपके जो भी एक्सपेंसेस आ गए। अच्छा कभी कभी हम लोग जैसे मैच फंड का कुछ पैसा हमारे पास में एक्स्ट्रा बचे तो उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, तो अगर हमने उस पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ तो फिर मैच फंड इन्वेस्टमेंट इधर आ जाएगा। अच्छा उसका जो भी इंटरेस्ट होगा वो इधर आ जाएगा, नेट पैसा मेरा इधर निकल करके आ जाएगा। हाँ हाँ इंटरेस्ट ऐड करेंगे, हाँ लायबिलिटी में नहीं ऐड कर रहे हैं हम, मैच फंड में ऐड कर रहे हैं, है लायबिलिटी साइड ही है बेटा, मगर उसको किस में, तुम जैसे तुम लायबिलिटी में कह रहे हो ना, तो वही कह रहे हैं कि लायबिलिटी में ऐड नहीं कर रहे हैं, किस में ऐड कर रहे हैं,
मैच फंड नहीं, इनकम साइड अलग से नहीं आएगा, क्योंकि वो मैच फंड के इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए वो मैच फंड में ऐड हो जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देखिए, अगर किसी फंड से नहीं आपने किया है तो फिर तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, मगर अगर कोई फंड का पैसा आपने इन्वेस्ट किया है तो वो उसी फंड में ऐड होगा। समझ में आ रहा है नहीं? अगर इसका नेगेटिव बैलेंस आता है, इन केस अगर एक्सपेंसेस एक्सीड ऑल द अमाउंट रिसीव, तो फिर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड चला जाएगा। जितना एक्सेस है उतना, इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है वो इनकम साइड में नहीं है, क्योंकि वो इनकम अलग से नहीं है, वो फंड के लिए है, तो सिर्फ फंड का पैसा था, फंड में ही ऐड होगा ना, तो ये फंड में ही आपका ऐड हो जाएगा, राइट। सो विद दिस टॉपिक इज ऑल्सो कंप्लीट एंट्री, राइट। सैलरी आउटस्टैंडिंग जो आपको मैंने बताया ना एक्सपेंसेस वाला, वैसे ही काम है, सब चीज़ें, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आप सैलरी का अकाउंट अगर आप बना रहे हो, सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, एक्सपेंस का अकाउंट है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एक्सपेंस वाला दिमाग लगाओगे, जो आइटम ऐड में है उसको डेबिट कर दोगे, क्योंकि एक्सपेंस, अब देखो एनुअल सब्सक्रिप्शन भी एक नॉमिनल अकाउंट था, मगर वो एक इनकम का अकाउंट था, तो उसमें जो चीज़ें ऐड हो रही थी वो क्रेडिट में जा रही थी, और जो चीज़ें लेस हो रही थी वो डेबिट में जा रही थी। वैसे ही करके सैलरी एक एक्सपेंस का अकाउंट है, नॉमिनल तो है मगर उसमें जो चीज़ें ऐड होंगी वो डेबिट, और जो चीज़ें लेस होंगी वो क्रेडिट। जैसे मैं कहूँ सैलरी का एक अकाउंट अगर मैं आपको बना करके दिखाऊँ अगर, तो यहाँ मेरा आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस होगा माइनस होगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होगा, तो बाय ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होगा तो क्रेडिट डेबिट टू क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। अच्छा, ओपनिंग एडवांस ऐड होगा टू ओपनिंग एडवांस, और क्लोजिंग एडवांस अब जो ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ये आपका पीएल में चला जाएगा। मैंने अब कहा तो वो वाला फॉर्मेट बना करके अगर और इसको बनाओगे अकाउंट को, तो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड अकाउंट हालांकि इसको बनाना नहीं चाहिए, मगर अगर बनवाता है तो क्या करोगे, जैसे मान लो आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्या है, एसेट है, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है। समझ में आ रहा है? लायबिलिटी मतलब क्रेडिट में आएगा, तो बाय ओपनिंग बैलेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? टू क्लोजिंग बैलेंस, इधर ही आ जाएगा। अब जो ओपनिंग बैलेंस है उसके आगे भी लिख दो टू सैलरी अकाउंट, और इधर भी लिख दो बाय सैलरी अकाउंट। यही किया हुआ है भूमिका। यही किया हुआ है, बाय सैलरी टू सैलरी, काम खत्म। क्योंकि दोनों का दोनों अकाउंट देखो, ये वाला जो बैलेंस है ओपनिंग वाला, ये भी तुम्हारा किधर आ गया, सैलरी। देखो ना, ये उठाओ ना, जितना ओपनिंग में लिखा हुआ है वो गट्ट से आ गया इधर, और जो तुम्हारा क्लोजिंग में बैलेंस आया है वो कहाँ से आया है, ये वाला सैलरी। समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ? अरे दीदी वही तो हम तुमको समझाए हैं अभी। यही करना, समझ में आ रहा है? हाँ, अरे पढ़ना नहीं, हम लोग यहाँ पर मजे के लिए बैठे हैं, पढ़ना है। और कोई समस्या तो फिर बताइए, उसका समाधान ही मैं दूँ। आई होप क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अभी ऑलमोस्ट हो रहा है 11:10, चलो ठीक है, थैंक यू।